इमेजिन एक 14 साल का जूइश इमिग्रेंट लड़का अपने पिता के मौत के बाद अपनी माँ को छोड़ अकेला 7 समंदर पार अमेरिका पहुँचता है। ना कोई डिग्री, ना कोई कनेक्शन, पर दिल में एक ही सपना कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। कैओटिक पोर्ट्स पर भीड़ भाड़, शोर शराबा, अफरा तफरी के बीच जहाँ बड़े मर्चेंट्स ज्यादा पके हुए फलों को इग्नोर करके फेंक रहे थे, उस लड़के को वहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी और सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर उसने रेल नेटवर्क्स पर कंट्रोल बनाए, अपनी खुद की शिपिंग फ्लीट बनाई और सैकड़ों एकर्स में जमीनें खरीदी। ट्रॉपिकल जंगलों के बीच उसने नए शहर खड़े कर दिए। गवर्नमेंट्स के साथ नेगोशिएशन हुई और शहरों का ऑपरेशन उसके बिजनेस मॉडल के हिसाब से चलने लगा। ये कहानी है सैम ज़ेमुराई की, एक गरीब इमिग्रेंट लड़का जिसने रिजेक्ट हुए फलों से अपनी सफर की शुरुआत की और धीरे धीरे सेंट्रल अमेरिका के फ्यूचर पर अपना कंट्रोल जमा लिया। सैम ज़ेमुराई का जन्म साल 1877 में वेस्टर्न रशिया के एक छोटे से गांव में होता है। उसके पिता एक गरीब किसान थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। सैम एक सीधे साधे ट्रेडिशनल घर में बड़ा हुआ। जब सैम सिर्फ 10 साल का था, उसके पिता का देहांत हो जाता है। पिता के जाने के बाद घर की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो जाती है। साथ ही में सिर्फ खेतों में काम करके उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। सर्वाइवल अब रोज का स्ट्रगल बन गया था। इस छोटी सी उम्र में सैम डिसाइड करता है कि उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और उसे सिर्फ एक ही रास्ता पता था जिससे वो अपनी किस्मत बदल सकता था। अमेरिका में उसके एक दूर का अंकल रहता था जो एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर चलाता था। सैम डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा और सिर्फ 14 साल की उम्र में अपनी किस्मत बदलने के जिद के साथ सैम अपनी जमीन, अपना बचपन और अपनी माँ को पीछे छोड़ जो भी घर पर पैसे थे उसे जमा करके सैम ने अमेरिका जाने की एक 1 वे टिकट खरीद ली और शिप में बैठ गया। समंदर का सफर लगभग 15 दिनों का था। इस दौरान उसका दिल बार बार अपनी माँ के लिए तड़पता था, लेकिन साथ ही में मन में एक उम्मीद थी कि शायद ये रिस्क उसे उसकी जिंदगी की इन सारे परेशानियों से आजाद कर सकती है। जब सैम अमेरिका पहुंचा तो उसके पास ना पैसे थे, ना रहने का ठिकाना। जेब में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिस पर उसके अंकल का पता लिखा हुआ था। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो एक ऐसे देश में बिल्कुल अकेला था जहाँ की ना वो भाषा जानता था, ना ही लोगों को जो उसकी मदद कर सके। कभी कभी लोग समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कह रहा है और कभी कभी समझ के भी अनजान बने रहते। पर सैम ने कभी भी हार नहीं मानी। वो बच्चा जरूर था लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत थे। सैम ने बड़े मुश्किल से अपने अंकल को ढूंढ लिया। वहीं से उसके रहने और खाने का पहला जुगाड़ हो गया था, लेकिन अभी उसे काम भी ढूंढना था। तो सैम छोटे मोटे शॉप्स या वेयरहाउसेस में हेल्पर की जॉब करने लग जाता है। लेकिन सैम जानता था ये सिर्फ थोड़ा सा सहारा है। वो एक पल के लिए भी आराम से बैठता नहीं था। पर सैम में एक बात थी, वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट था। अपने आसपास हो रही हर छोटी चीजों को वो बहुत ध्यान से नोटिस करता था। हर कन्वर्सेशन ध्यान से सुनता, कस्टमर से बात करता, सप्लायर्स के पास जाता और समझने की कोशिश करता कि एक छोटा बिजनेस असल में चलता कैसे है, लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरतें क्या है। हर बातचीत, हर सवाल एक लेसन था और सैम सब कुछ अब्सॉर्व कर लेता था। वो हर तरह के काम करने लग गया था। फ्लोर साफ करना, डोर टू डोर डिलीवरीज, वो हर एक पैसा ध्यान से सेव कर रहा था ताकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उसकी तरफ आए तो वो बिल्कुल रेडी रह सके। और फिर अपॉर्चुनिटी आती है। साल 1893 सैम को अमेरिका आए हुए अब 2 साल हो चुके थे। वो अब 16 साल का था। अलाबामा की एक बिजी स्ट्रीट पर चलते हुए उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक फ्रूट स्टॉल पर कुछ केले देखे। केला 19वीं सेंचुरी के एंड तक भी एग्जॉटिक फ्रूट था। सैम क्यूरियस हो जाता है। वो स्टॉल के पास पहुंचा और वेंडर से तरह तरह के सवाल पूछने लगता है, लेकिन सैम को ये आइडिया भी नहीं था कि एक दिन यही केला उसके साथ साथ एक पूरे कॉन्टिनेंट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देगी। अपने रोज के कामों के बीच सैम को एक दिन ये एहसास हुआ कि इन सब छोटे मोटे कामों से उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगर सच में उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे वहाँ जाना होगा जहाँ हर रोज हजारों लाखों डॉलर्स के सामान खरीदे और बेचे जाते हैं। और कुछ दिनों के सोच विचार के बाद
सैम ट्रेन पकड़कर अलाबामा जाने का फैसला करता है, जो यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर दूर एक बिजी पोर्ट था, जहाँ से पूरे सेंट्रल अमेरिका से फ्रूट्स को शिप से अनलोड किया जाता था। वहाँ पहुँच के उसका दिमाग खराब हो जाता है। जिस केले को एग्जॉटिक फ्रूट समझा जाता है, वैसे हजारों पके हुए केलों को वेस्ट समझकर फेंका जा रहा था। सैम एक सेकंड के लिए बड़ा ही उदास हो गया। उसे उसके बचपन के दिन याद आ रहे थे, जब कई कई दिनों तक वो और उसकी माँ सिर्फ एक टाइम खाना खा के दिन गुजार देते थे। इस मोमेंट पर सैम एक फैसला करता है, क्या इन केलों को अगर वो खरीद ले और कम दाम में इन्हें जरूरतमंदों को बेचे, इससे क्या वो पैसा कमा पाएगा। उसका प्लान सिंपल था, जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास मौजूद थे, उनसे केलों का एक पूरा स्टॉक खरीदना और फिर उन्हें पास के शहरों में रीसेल करना। पहली नजर में ये स्ट्रेटेजी काफी सिंपल लगती थी, लेकिन चीजें उतनी भी सिंपल नहीं थी जितना सैम को लग रहा था। अगले दिन पैसे लेकर जब सैम वापस से पहुंचता है, तब कार्गो शिप्स दुनिया भर से प्रोडक्ट्स लेकर आ रही थी। मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, हर शिपमेंट के साथ भाग दौड़, बार्गेनिंग और रीसेलिंग की रेस शुरू हो जाती थी। हर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। सैम का प्लान सिंपल था, पहले सब कुछ ऑब्जर्व करना, ये समझ लेना कि ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। इसी बीच एक चीज ने सैम का ध्यान खींच लिया। जब एक मैसिव शिप धीरे धीरे डॉक पर आई, उस पर एक एम्बलम था जिस पर लिखा था यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। ये वही कंपनी थी जो उस वक्त बनाना मार्केट पर डोमिनेट करती थी और सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन रीजन से टन्स के हिसाब से फ्रूट्स को इंपोर्ट करती थी। सैम देखकर मेस्मराइज्ड हो जाता है। जैसे ही शिप डॉक हुई, डजन्स ऑफ वर्कर्स बिना किसी क्रेन या हैवी मशीनरीज के शिप में चढ़ गए और हाथों से हजारों बनाना के बंचेस को अनलोड करने लगे। पर इस पूरे रश के बीच सैम ने एक डिटेल नोटिस की। कार्गो अनलोड होने के बाद यूनाइटेड फ्रूट के लोगों ने केलों को अलग अलग कैटेगरीज में रखना शुरू कर दिया था। यहाँ इन फ्रूट्स को 3 अलग पाइल्स में बांटे जा रहे थे। पहली पाइल में बिल्कुल ग्रीन बनानास, जो सबसे ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहते थे और उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी। ये सीधे ट्रेन के डब्बों में लोड हुए और पूरे कंट्री में भेज दिए गए। दूसरी पाइल में था येलो बनानास, जो थोड़े बहुत पकना शुरू हो चुके थे। ये ग्रीन बनानास के मुकाबले ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकते थे, इसीलिए इन्हें लोकल और छोटे ट्रेडर्स को डिस्काउंट पर बेचा जाता था। और फिर आई तीसरी पाइल, वो पाइल जिसे कोई नहीं चाहता था, जिन पर थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स आ चुके थे। ये बैच खाने के लिए अभी बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, और कंपनी के लिए ये सिर्फ वेस्ट था। हर शिपमेंट में लगभग 15% स्टॉक ऐसे ही ज्यादा पक जाता था, जिसके बाद इन्हें फेंक दिया जाता था। सैम के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। जो $150 उसने सालों की छोटी मोटी जॉब्स करके बचाए थे, वो सब उसने एक ही आइडिया पर इन्वेस्ट कर दिए। उसने अपनी सालों की मेहनत दांव पर लगा दी, सिर्फ इस यकीन पर कि इस आइडिया से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। $150 आज के हिसाब से $5340 के आसपास होते हैं। अब जब ज्यादातर ग्रीन और येलो बनानास ऑलरेडी लोड हो चुके थे, तब सैम कंपनी के एम्प्लॉयज के पास जाता है और उनसे ये सारे पके हुए बनानास खरीदने का ऑफर देता है। कंपनी के लिए ये अप्रोच काफी अनयूजुअल था। उनके पास एक 16 साल का लड़का खड़ा था, जिसे ठीक से इंग्लिश बोलनी तक नहीं आ रही थी, और वो जो प्रपोज कर रहा था वो और भी शॉकिंग था। वो हजारों बनानास खरीदना चाहता था, उन बनानास को जो किसी को नहीं चाहिए थे। कंपनी के लिए ये बिल्कुल एक परफेक्ट डील थी। वो हमेशा से इन पके हुए केलों का कुछ करना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने सैम का प्रपोजल सुना, स्पेशली जो प्राइस उसने सजेस्ट किया था, उन्होंने बिना ज्यादा सोचे सैम के साथ डील फाइनल कर ली। थ्योरी के हिसाब से ये डील अच्छी थी, लेकिन रियल लाइफ में चीजें बहुत अलग तरह से काम करती है। सैम लिटरली टाइम के अगेंस्ट एक रेस करने वाला था। अगर वो इन सारे स्टॉक्स को जल्दी बेच नहीं पाया तो उसे हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगले दिन सैम इन सारे स्टॉक्स को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। वो एक्साइटेड था, उसने सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लिए थे, लेकिन यहाँ असली प्रॉब्लम अभी उसके सामने आने वाली थी। ट्रेन सैम की एक्सपेक्टेशन से
काफी स्लो चल रही थी। हर कुछ स्टेशन पर लोको पायलट बिना वजह रुक जाता था, कभी ट्रेन में नया सामान लोड करने के लिए, कभी ड्राइवर चेंज के लिए, तो कभी ट्रैक क्लियरेंस के इंतजार में। कभी कभी ट्रेन घंटों तक एक ही जगह खड़ी रहती थी और तब सैम को समझ में आया कि क्यों बाकी ट्रेडर्स इन बनानास को इग्नोर करते हैं। बस कुछ घंटे का डिले काफी था एक पूरे बैच को बर्बाद करने के लिए। उसके खरीदे हुए केलों का कलर अब धीरे धीरे उसके आंखों के सामने चेंज हो रहा था। सैम को समझ आ रहा था कि अगर वो डेस्टिनेशन का इंतजार करता रहा तो वो इस स्टॉक को बेच ही नहीं पाएगा। इस डेस्परेट मोमेंट में सैम एक डिसीजन लेता है, एक ऐसा डिसीजन जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सैम ट्रेन से उतरता है और वेस्टर्न यूनियन एजेंसी की तरफ जाता है। वहाँ मौजूद टेलीग्राफ ऑपरेटर को वो अपनी सिचुएशन समझाता है और उससे एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करता है। उनसे अगले स्टेशन में मौजूद सारे लोकल मर्चेंट्स, स्ट्रीट वेंडर्स और ग्रोसरी स्टोर को ये मैसेज भेजने को कहता है कि एक चीप बनाना का शिपमेंट उनके स्टेशन की तरफ आ रहा है और जितना माल बिकेगा उसमें से उसे भी कमीशन मिलेगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि ये प्लान काम कर जाता है। अगले कुछ स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती, सैम को प्लेटफॉर्म पर बायर्स के भीड़ दिखने लगते। लोकल मर्चेंट्स, स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे ट्रेडर्स पके हुए केलों को खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े थे। प्राइस कम था इसीलिए सेल्स भी जल्दी हो रही थी, लेकिन टाइम अभी भी हाथ से निकलता जा रहा था। जैसे तैसे अगले एक हफ्तों तक स्टेशन टू स्टेशन गाड़ी रुकती रही और सैम का माल बिकता रहा। एक हफ्ते के बाद जब ट्रेन अपने फाइनल स्टॉप पर पहुंची, सैम ने पूरा लोड बेच दिया था और इस ट्रिप में सब माल बिकने के बाद अब उसकी जेब में टोटल $190 बचे थे। जब सैम ने हिसाब लगाए तो उसने देखा कि उसे $50 का प्रॉफिट हुआ है। आज के टाइम के हिसाब से सैम ने लगभग $1400 कमाए थे और पैसों से भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि सैम को ये प्रूफ मिल चुका था कि उसका आइडिया काम कर गया है। उसका पहला बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने मार्केट में एक ऐसा गैप फाइंड आउट कर लिया था जिसे कोई और एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था। जहां सारे बड़े कंपनीज और ट्रेडर्स अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और हाई मार्जिन के साथ ग्रीन बनानास के लिए कम्पीट कर रहे थे। सैम सबसे कम डिमांड वाले फलों को टारगेट कर रहा था और अच्छा प्रॉफिट बना रहा था। सैम अब रुकने वाला नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद सैम फिर से वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करता है। इस बार और ज्यादा बड़ा स्टॉक और ज्यादा स्पीड के साथ सैम अपना पूरा स्टॉक सक्सेसफुली सेल कर चुका था। यही से एक ऐसे बिजनेस की फाउंडेशन तैयार होने वाली थी जो आगे चलकर इतना बड़ा बनने वाला था कि सरकारों की कुर्सी हिलने वाली थी। सैम अब बिना कुछ सोचे हर दिन इस प्रोसेस को रिपीट करता गया। एक शहर से दूसरे शहर अपने साथ हजारों किलो पके हुए फलों को लेके नई नई चुनौतियां, हमेशा टाइम के अगेंस्ट एक रेस। हर बार सैम और ज्यादा तेज और ज्यादा एफिशिएंट बनता जा रहा था और कुछ ही महीनों में सैम ने ये पूरा प्रोसेस सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया था। कितना माल खरीदना है, कहाँ बेचना है और किसको बेचना है। धीरे धीरे लोग उसको नोटिस कर रहे थे, लेकिन सैम यही रुकता नहीं है। उसने अपनी स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव करने का फैसला किया। सैम अब हर दिन लाखों का सेल्स कर रहा था और साल 1903 आते आते ये नंबर करोड़ों में पहुंच गया था। लेकिन इसी साल एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। उसकी लाइफ का पहला बड़ा चैलेंज उसे मिलने वाला था। सैम ने मार्केट में लो क्वालिटी बनानास से पूरा मार्केट ओवरफ्लो कर दिया था, जिससे यूनाइटेड फ्रूट के प्रीमियम बनानास की डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा था। अलाबामा के पोर्ट पर सैम अब सबसे बड़ा बायर बन चुका था। यूनाइटेड फ्रूट प्लस दूसरी कंपनीज के राइप और रिजेक्टेड बनानास को वो ऑलमोस्ट डेली बल्क में उठाता था। सबको कैश में पेमेंट करता था। डॉक मैनेजर्स, शिपिंग एजेंट्स, लोकल यूनाइटेड फ्रूट स्टाफ्स, सबसे उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। लेकिन सैम की यही तेजी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के आंखों में चुभ रही थी और उन्होंने धीरे धीरे सैम पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। उसे एक तरह से हर चीज में धीरे धीरे साइड लाइन किया जाने लगा। उसके शिपमेंट में डिले किया जाता, किसी दिन उसके डिमांड की आधी सप्लाई उसे दी जाती तो कभी उसे खाली हाथ वापस लौटा दिया जाता।
तो कभी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी खुद ही हजारों क्रेट्स मार्केट से भी कम प्राइसेस में मार्केट में डंप कर रही थी, जिससे सैम जैसे ट्रेडर्स का प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल खत्म हो रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद सैम को समझ आ चुका था कि उसे अब इस पूरे सिस्टम पर कंट्रोल बनाना होगा, और इसी वक्त सैम एक और बोल्ड स्टेप लेने वाला था। वो डायरेक्टली केलो को इंपोर्ट करने का फैसला करता है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े होंगे। उसे फॉरेन प्रोड्यूसर्स से डील करनी होगी, फर्टाइल लैंड खरीदना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने खुद के शिप्स खरीदने पड़ेंगे जिससे फ्रूट्स को पोर्ट तक लाया जा सके, और इसके लिए उसे हैवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। इसी वक्त सैम की जिंदगी में एंट्री होती है एशबेल हबर्ड की, एक इन्वेस्टर जो सैम के टैलेंट पर पैसा लगाने को रेडी था। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी शिपिंग फ्लीट खरीदी। क्यूआमिल फ्रूट कंपनी नाम से एक कंपनी खरीद ली। इस कंपनी के पास 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें थी जो केले उगाने के लिए एकदम परफेक्ट थी। सैम का प्लान सिंपल था, अपने खुद के जमीन पर प्लांट्स ग्रो करना, जिसके बाद लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ डायरेक्ट डील्स करके टन्स के हिसाब से केलों को सीधा यूएस के एक्सपोर्ट मार्केट में बेचना। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी सैम के नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का प्रपोजल देती है, ये जानते हुए कि सैम आगे चलकर उनका डायरेक्ट कंपेटिटर बन सकता है। एक छोटे ट्रेडर और पूरे इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम के बीच ये पार्टनरशिप किसी को समझ नहीं आती है, लेकिन यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को सैम के बिजनेस का 10% स्टेक मिल गया था, और बदले में सैम को पैसा मिल रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। सैम अब प्लांटेशन से लेकर शिपमेंट तक अपने हाथ में लेने वाला था। इसी सोच के साथ सैम ने उसकी जिंदगी का सबसे बोल्ड डिसीजन लिया। वो अमेरिकन पोर्ट्स की कंफर्ट को छोड़कर सीधा सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में रहने चला जाता है। यहाँ कोई रेडीमेड फार्म नहीं था, सिर्फ चारों तरफ जंगल, गर्मी और मलेरिया जैसी भयानक बीमारी का खतरा था। यहाँ पहुँचते ही सैम सबसे पहले ये पूरा एरिया घूम के देखने लगता है, कभी घोड़े पर तो कभी पैदल चलते हुए। सैम यहाँ की मिट्टी को चेक करता है, यहाँ के नदी के फ्लो को अच्छे से समझता है। गांव, फॉरेस्ट, प्लांटेशंस खुद देखकर, खुद समझकर उसे ग्राउंड रियलिटी समझनी थी। वो सबसे पहले यहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोगों से पर्सनली मिलता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लोकल पावर ब्रोकर्स। थोड़े पैसे सही जगह पर लगाने से सैम के लिए काफी सारे दरवाजे खुल गए थे और उसने बहुत ही सस्ती जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। सैम जानता था कि यहाँ की मिट्टी केले उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है और इसमें उसका किसान बैकग्राउंड काम आ रहा था। फिर शुरू होता है असली सफर। सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स हायर किए जाते हैं, जंगलों को साफ करके प्लांटेशंस खड़ी की जाती है। कंडीशंस काफी ज्यादा मुश्किल थी, जहरीले सांप, बिच्छू, मच्छर। पर सैम ऑफिस में बैठने वाले लोगों में से नहीं था। वो वर्कर्स के साथ साथ खेतों में मेहनत करता, ट्रेले साफ करता, बीजे लगाता, जिससे वहाँ के लोग उसकी इज्जत करने लगे। सैम ने अपने वर्कर्स के लिए एक छोटा सा गाँव भी बनवा दिया था। जंगल के बीचों बीच एक नई सेटलमेंट खड़ी हो जाती है और इन कुछ सालों में ही सैम की प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ रिपोर्ट पढ़ने वाले कॉम्पिटिटर से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वो केलों को प्लांटेशन से लेके शिपमेंट तक हर एंगल से समझ चुका था। सैम के डील्स अब इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि वो यूनाइटेड फ्रूट, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े जायंट है, उसके बराबर प्राइसेस पर अब सैम के बनानास बिक रहे थे। लेकिन सैम यहीं पर रुकने वाला नहीं था। वो और ज्यादा लैंड खरीदने का सोचता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी डेट में डूबा हुआ था। बैंक्स उसे और लोन देने से इनकार कर देते हैं। केलों का बिजनेस रिस्की था। फ्लड्स, सूखा, पेस्ट्स, कुछ भी हार्वेस्ट को बर्बाद कर सकता था। फिर भी सैम को लगा कि ये उसके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, इसीलिए उसने यूएस वाले अपने पार्टनर को मैसेज भेजा। सैम को बहुत अच्छे रेट्स पर कई एकड़ जमीन मिल रही थी और यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को पता चलने से पहले उसे वो जमीन एक्वायर करनी थी। पर सैम का पार्टनर यहाँ सहमत नहीं होता। वो पहले डेट्स को सेटल करना चाहता था। यहाँ दोनों की सोच बिल्कुल ऑपोजिट थी, जिससे दोनों पार्टनर्स के बीच पहली बार क्लैशेस होने लग जाते हैं। तब सैम एक अनयूजुअल प्रपोजल रखता है। उसने उसके पार्टनर के कंपनी शेयर्स को खरीद लिया और उसे कंपनी
से बाहर निकाल दिया और ये पैसा सैम ने अंडरवर्ल्ड से उठाया था 50% तक के इंटरेस्ट रेट्स पर। डिसीजन बहुत ही रिस्की था। सैम अब कंपनी का 90% ओनर था, बाकी 10% यूनाइटेड फ्रूट के पास था। पर डिसीजन मेकिंग अभी पूरी तरह सैम के हाथ में थी। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जितना पैसा उसके पास था और जितना उसके पास नहीं था, सब कुछ। या तो वो यहाँ से अपना एक एम्पायर बना के खड़ा कर देगा या खुद अपनी ही एम्बिशन के नीचे दब जाएगा। सैम अब एक ऐसे फेज में एंटर करने वाला था जहां बिजनेस अब सिर्फ बिजनेस नहीं रहेगा। आगे का रास्ता उसे एक ऐसी जगह पर पहुंचाने वाली थी जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ से खेल में सिर्फ कंपनीज नहीं, गवर्नमेंट्स, पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड तक शामिल होने वाली थी। केले बेचने से शुरू हुआ ये सफर अब सरकारों को हिलाने वाली थी। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे सैम का बनाया हुआ एम्पायर सेंट्रल अमेरिका की पॉलिटिक्स, कूस, डिक्टेटरशिप्स और पूरा पावर स्ट्रक्चर पलट कर रख देता है।